देखिए जो हमने पत्थर के अभिलेख बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना, पत्थर के अभिलेख, ताम्रपत्र के अभिलेख और लोहा के अभिलेख। जो पत्थर के अभिलेख में है उसमें अशोक के पूर्व के अभिलेख है, और जैसे कि उदाहरण के लिए बता दें सहगौरा अभिलेख, उसी में एक लाइन अपना कहीं फिट करके लिख लीजिए, अशोक के, जैसे लिखिएगा उसी पत्थर के अभिलेख में आपको लिखना है, पत्थर के अभिलेख में एक तो है कि अशोक के पूर्व, अशोक के पूर्व के अभिलेख, इसमें आप लिख सकते हैं उदाहरण के लिए सहगौरा अभिलेख, अगर आपसे कोई एक नंबर के लिए प्रश्न आ जाए कि अशोक के पूर्व की वो कौन से अभिलेख है, तो आप बताएंगे सहगौरा अभिलेख, ठीक है। अब लिखिए नंबर 2, ये इसको नंबर 1 मान लीजिएगा, और नंबर 2 मान लीजिएगा कि अशोक के या अशोक कालीन अभिलेख कौन कौन है उस टाइम के, ठीक है, अशोक के समय के। तो ये तो अशोक के पहले का अभिलेख है, ठीक है। तो आप ऐसे हेडिंग लिखेंगे कि अशोक कालीन अभिलेख, अशोक कालीन। इनके समय में कितने अभिलेख थे वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहले लिखिए बृहद अभिलेख, लघु अभिलेख, बृहद अभिलेख, लघु अभिलेख, नंबर इस तरह नंबर बृहद अभिलेख, लघु अभिलेख, बृहद स्तंभ अभिलेख, लघु स्तंभ अभिलेख, ऐसे लघु अभिलेख, बृहद स्तंभ अभिलेख और लघु स्तंभ अभिलेख, पृथक अभिलेख, पृथक जो बृहद अभिलेख है उनकी संख्या कितनी थी, ठीक है, इनकी संख्या थी 40, और जो बृहद अभिलेख थे उनकी संख्या थी 40। लघु स्तंभ जो बृहद स्तंभ अभिलेख है इनकी संख्या थी 7। अशोक के समय में कितने अभिलेख थे, 5 अभिलेख थे, बृहद अभिलेख, लघु अभिलेख, बृहद लघु स्तंभ अभिलेख और लघु स्तंभ अभिलेख और पृथक अभिलेख, ठीक है। जो बृहद अभिलेख था उनकी संख्या थी 14 और बृहद स्तंभ अभिलेख की संख्या थी 7, जो पता है जानकारी के बाद, ठीक है। तो ये अभिलेख के बारे में लिख लीजिएगा। इसके बाद आप लिखिएगा अशोक परवर्ती अभिलेख, ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा, या अशोक के परवर्ती अभिलेख, तीसरा पॉइंट करके ऐसे लिखिएगा, अशोक के परवर्ती अभिलेख, बाद के अभिलेख, मैं 19 सम्राट अशोक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब जो हमने अशोक के पर्वतीय अभिलेख में लिखवाया है वो आपको पहले ही बताया गया है। एक है आपका रुद्रदामन का गणनार अभिलेख, वो अशोक के पर्वतीय अभिलेख है, ठीक है ना। रुद्रदामन का गणनार अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और कुमारगुप्त की भीतरी अभिलेख और ईरान अभिलेख, ठीक है। आप इस तरह से लिखिए। नंबर 1
अशोक के पर्वतीय अभिलेख में रुद्र ब्राह्मण का अभिलेख, रुद्र ब्राह्मण का समुद्रगुप्त की त्याग प्रशस्ति, तीसरा कौन था? एक और समुद्रगुप्त की त्याग प्रशस्ति और कुमारगुप्त, ठीक है, का भीतरी अभिलेख, कुमारगुप्त का भीतरी अभिलेख और चौथा है एरन का अभिलेख, एरन। ये सारे अभिलेख हैं पत्थर के अभिलेख में, याद रखिएगा, आवाज नहीं करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बात समझ आया है? बाकी तो हमने समझा लिया है वहाँ पर। तो जो पत्थर के अभिलेख में थे वहाँ पे आपको 3 अभिलेख मिलेंगे। 3 अभिलेख का मतलब है कि अशोक के पूर्व के अभिलेख थे, उदाहरण के लिए शाहगौरा अभिलेख, और अशोक कालीन अभिलेख में क्या है? अशोक कालीन के अभिलेख में बृहद अभिलेख, लघु अभिलेख, बृहद अभिलेख की संख्या कितनी है? 14 है, ठीक है, 14, और लघु अभिलेख, बृहद अष्टम अभिलेख जिनकी संख्या 7 है, और लघु अष्टम अभिलेख और पृथक अभिलेख, ठीक है। ये अशोक के समय के अभिलेख है। उसके बाद अशोक के प्रवर्ती अभिलेख होंगे, अशोक के बाद के जो अभिलेख है वो हमको मिले हैं कौन से? समुद्रगुप्त की त्याग प्रशस्ति, रुद्र ब्राह्मण का अभिलेख, कुमारगुप्त का भीतरी अभिलेख और एरन का अभिलेख, ठीक है। ये चीजें हमको याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हमने बताया था ताम्रपत्र के अभिलेख में, ठीक है, तो ताम्रपत्र का तो आप लिख ही लिए हैं, ठीक है। उसमें क्या था? वास्कला का अभिलेख और मधुबन का अभिलेख, ठीक है, और ये हर्षवर्धन के टाइम में, ठीक है, यह भी आपको पता है। इसके बाद में लोहा के अभिलेख में एक है महरौली का अभिलेख, उसी में महरौली लिख लीजिए, महरौली का या महरौली लौह स्तंभ, महरौली लौह स्तंभ, महरौली लौह स्तंभ, उसी में महरौली लौह स्तंभ, क्लियर है? इस तरह से कुल मिलाकर के चलिए, तो कहने का मतलब है जो आपका पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोगों ने जाना कि पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, और अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। हम लोग बात कर रहे थे प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल, आद्य काल और ऐतिहासिक काल की जो हमको पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, वो क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, ठीक है। तो क्या क्या उपलब्ध है हमको, है ना? हमको अभिलेख उपलब्ध है, हमको सिक्के उपलब्ध है, हमको भग्नावशेष उपलब्ध है, ठीक है ना, हमको भवन या इमारतें अभिलेख हैं, ठीक है, ये सभी चीजें हमको उपलब्ध है। तो पत्थर के अभिलेख, जो अभिलेख है उसमें है पत्थर के अभिलेख, ताम्रपत्र के अभिलेख और लौह अभिलेख, है ना, ठीक है। लौह अभिलेख में अभी हमने बताया कि जैसे कि महरौली लौह स्तंभ, ठीक है ना। ताम्रपत्र के अभिलेख में मधुबन अभिलेख और बांसखेड़ा अभिलेख जो कि हर्षवर्धन के समय के थे, ठीक है, ये भी हम लोग जानकारी कर लिए हैं। बाकी ये सारे अभिलेख तो आपके सामने है ही है, क्लियर रहेगा ना, ठीक है। तो ये सब मिला करके और हमने क्या देखा, जो मृदभांड है हमारा, वो मृदभांड कितने प्रकार के हैं? 5-6 प्रकार के हैं। काला मृदभांड, लाल मृदभांड, काला लाल मृदभांड, लाल धूसर मृदभांड, गैरिक मृदभांड, ठीक है ना, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है। तो ये सारे मृदभांड हमको मिले हैं। भवन और इमारतें मिली हैं। भवन इमारतों में क्या मिला है बताइएगा जरा, भवन और इमारतों में क्या मिला है? हिंदू मंदिर मिला है, घुमरा कुठारा का मंदिर है, जैन मंदिर है, ठीक है, चैत्य मिला है, विहार मिला है, ठीक है,
ये बौद्ध स्मारक मिले हैं, ये सभी हमको उसमें मिले हैं, इमारतों में मिला हुआ है, ठीक है ना। और बताइए सिक्कों में क्या मिला है, चांदी के सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं। जो कुषाणों के सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के थे कुषाणों के समय में, है ना, कुषाण युग में, ठीक है ना। और गुप्त के समय में भी मिले हैं, है ना, सबसे बड़ी संख्या में भी मिले हैं। और बताइएगा। हाँ, सीसा, टीन, कौड़ी, सोना, चांदी, है ना, कांसा, ठीक है। कौड़ी पहले चलती थी, वो बहुत बुजुर्ग लोग बता पाएंगे, ठीक है ना। एक धातु वो भी होती है, कौड़ी धातु होती है, जैसे कांसा धातु है, तांबा धातु है, जैसे कौड़ी भी, ठीक है। हैं? हाँ, उसमें देखेंगे ना तो आ जाएगा वो। इधर लाइए, हमको दिखाइए, इधर दीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये, हाँ, ठीक है। ये पहले के जो है मुद्राएं हुआ करती थी उस जमाने की, ठीक है। हाँ, और सबसे शुद्ध जो है सोने के सिक्के किसके समय मिले हैं, कुषाणों के समय मिले, ठीक है। ये अभी तक क्लियर है सारा कुछ। अब हम लोग बात करेंगे साहित्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत पता कर लिए हैं, तो आइए हम लोग अब बात करेंगे साहित्य स्रोत। और साहित्य स्रोत को पढ़ने से पहले इतना सा हमको जानकारी मिले, एक तो हमारा साहित्य स्रोत है विदेशी साहित्य स्रोत और भारतीय साहित्य स्रोत, ठीक है। तो दोनों साहित्य स्रोतों का वर्गीकरण करके हम लोग देखेंगे कि विदेशी साहित्य स्रोत में क्या है और भारतीय साहित्य स्रोत में क्या है। तो हमारी हेडिंग होगी साहित्य स्रोत, और इसको हम लोग दो भागों में बांट करके देखेंगे। एक देखेंगे भारतीय साहित्य स्रोत और विदेशी साहित्य स्रोत। तो भारतीय साहित्य स्रोत में हम लोग आएंगे, तो एक आएंगे हम लोग बात करेंगे धार्मिक साहित्य, और एक बात करेंगे गैर धार्मिक साहित्य या लौकिक साहित्य, ठीक है ना। गैर धार्मिक साहित्य में हमको 4 प्रकार के साहित्य मिलते हैं, ब्राह्मण साहित्य, ठीक है ना, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे, तो ऐसे हम लोग बांट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साहित्य को बांटेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, साहित्य स्रोत, ठीक है। और साहित्य स्रोत को हम लोग जो है दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक होगा हमारा भारतीय साहित्य, एक क्या होगा हमारा, हम लोग बात करेंगे भारतीय साहित्य। अभी सही आ रहा है। दूसरा हम लोग बात करेंगे विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में हम लोग दो, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य को बांट कर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य और दूसरा पढ़ेंगे गैर धार्मिक साहित्य या लौकिक साहित्य। तो यहां पर होगा धार्मिक साहित्य। इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में? ऐसा तो नहीं उबल हो रही है। दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य, या इसी को हम लोग कहेंगे लौकिक साहित्य है। जो चीजें लिखी गई हैं, लिखी पढ़ी गई हो, एक तो मौखिक होता है, हमने कोई बात कह दिया, जैसे कि बहुत आ रहे हैं ना, हम उसी के तो आ रहे हैं सर, आगे क्यों चल रहे हैं, एक एक शब्दों का हम लोग वर्णन करेंगे। पहले क्या होता था कि कोई हमारे फोर्थ पेरेंट्स, बाबा के बाबा ने कोई बात कही और उसी बात को उनके पुत्र ने याद कर लिया, फिर उसके उनके पुत्र ने उनको बता दिया, फिर उनके पुत्र ने, वो कंठस्थ होती हुई बातें चली आई, लेकिन कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है वो। एक दिन क्या होंगी कि वही कंठस्थ हुई बातें मिट जाएंगी, कहीं लिखा पढ़ी में तो है नहीं।
तो साहित्य दो है, यही तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, प्राक ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में और प्राक उसमें आद्य ऐतिहासिक काल में आप देखिएगा, उसमें जानकारियां आपको क्या है, लिखित में नहीं है, ऐसा मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, पता नहीं है ही नहीं है। साहित्य में, जब साहित्य शोध को हम लेके ये तो बता रहे थे ना कि जानकारी नहीं है हमको कि साहित्य शोध था कि नहीं था, साहित्य शोध के बारे में लोगों को जानकारी थी कि नहीं थी। स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन मार्क लगवाया नहीं लगवाया, इसलिए लगवाया है ना, इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्राक इतिहास काल में तो साहित्यिक शोध की कोई जानकारी है ही नहीं, कंफर्म है नहीं है। लेकिन आज ऐतिहासिक काल में उसकी जानकारी है कि नहीं है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, ऐतिहासिक काल में उसकी जानकारी है। ठीक है, ये डिबेट का विषय भी है और लंबा क्लास लेक्चर चलता रहेगा इसे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जब साहित्य पुरातात्विक शास्त्र समझ में आ गया है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट्स। और पुरातात्विक शास्त्र जो है वो आपका प्राक ऐतिहासिक काल हो या आद्य ऐतिहासिक काल हो या ऐतिहासिक काल हो, वो जो है वो हमने आपको बता दिया है, वो आप वहीं से कंफर्म कर लीजिएगा। कितने अभिलेख हैं, कितनी इमारतें मिली हैं, कितने सिक्के मिले हैं, ठीक है ना, और कितने क्या बोलते हैं, भवनावशेष मिले हैं। किसी इमारत की जो बाद के अवशेष रह जाए, खत्म होने, उसी को भवनावशेष कहते हैं। किसी इमारत के खत्म होने पर जो कुछ अवशेष बचे, उसी को क्या कहते हैं, भवनावशेष कहते हैं। जैसे हड़प्पा का संस्कृति, ठीक है। ताम्रपत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो मधुबन ताम्रपत्र, पाशखेड़ा ताम्रपत्र जो कि हर्षवर्धन के जमाने के थे। मृदभांड भी मिले हैं हमको, मटके, काला मृदभांड मिला है, लाल मृदभांड मिला है। ठीक है, तो इस तरह से जो वो है वो पुरातात्विक साक्ष्य है। अब हम लोग बात कर रहे हैं साहित्यिक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य में क्या क्या मिला है, तो साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि साहित्यिक साक्ष्य दो प्रकार के हैं। पहला भारतीय साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा विदेशी साहित्य। देखिए आराम से, इसमें बहुत कभी ऐसा होगा, अब अगर ऐसा लगे कि हाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमें नींद आ रही है, तो इसके मतलब दोस्त तुम्हारा है, मेरा बिल्कुल नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी है। और इस चीज को याद रखिएगा, मैं पहले दिन से, जब इस क्लास चली थी ना, पहले दिन के स्टार्टिंग से ही बच्चों से बता दिया था कि आप लोगों को जो मेरा विषय होगा वो ऑन क्लास, इसी क्लास के दौरान याद करा देना भी मेरी गारंटी है। मैं याद करा दूंगा, लेकिन अगर मेरे फार्मूले पे बैठे तो आगे तुमको कुछ याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा नोट्स खोल लेना है और देख लेना है, वरना आप कहीं चले जाएंगे। हिस्ट्री है, लोगों को कहते भी सुना होगा आप लोगों ने कि भैया हिस्ट्री तो बड़ा बहुत बोरिंग विषय होता है, बड़ा वाइड, बड़ा बड़ा विषय होता है, विस्तृत विषय होता है। इसलिए इसको इंटरेस्टिंग बना करके अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पॉलिटी को मैंने पूरी तरह से क्लास को खत्म किया है, ठीक है ना, पॉलिटी अच्छे से गई है, अब इसको पढ़ लीजिएगा। अभी तक कोई ऐसी क्लास है ही नहीं कि जिसमें बच्चे ये कह सके कि नहीं सर ये तो थोड़ा बाउंस हो रहा है, क्या ऐसा हुआ है अभी? इकोनॉमिक्स की क्लास 7-8 क्लासें चली हैं, उसमें भी बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग से पढ़ते। ठीक है, चलिए, तो भारतीय साहित्य में हम जब अभी विदेशी साहित्य को स्किप करते हैं, पहले एक को पढ़ लेते हैं। तो भारतीय साहित्य को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें भी हमको एक पढ़ना होगा धार्मिक साहित्य और दूसरा पढ़ना होगा गैर धार्मिक साहित्य या लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में क्या मिलेंगे आपको, आपको मिलेगा पहले ब्राह्मण साहित्य। क्या है ये ब्राह्मण साहित्य, ये जैन साहित्य क्या है, ये बौद्ध साहित्य क्या है, तो हमें सबसे पहले इसको भी पढ़ना होगा। तो 3 भाग में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। क्या क्या मिलेगा बताइएगा मुझे। एक मिलेगा ब्राह्मण साहित्य, दूसरा क्या मिलेगा जैन साहित्य, कुछ भी कर लो, और तीसरा मिलेगा बौद्ध साहित्य। ठीक, धार्मिक साहित्य हम लोग पढ़ेंगे, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। ये ब्राह्मण साहित्य में भी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य।
क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? ध्यान से देखते जाइए, सब स्ट्रक्चर बना है। एक पढ़ेंगे हम लोग वैदिक साहित्य, दूसरा क्या पढ़ेंगे? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना अभी तक? आराम से क्लियर है। जब वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य में पढ़ेंगे तो जैन साहित्य है, उसके बाद फिर बौद्ध साहित्य है। अगर हम लोग जैन साहित्य के बारे में बात करें, एक एक का बात करें, नहीं बड़ा लंबा हो जाएगा, फिलहाल समझते हैं, ठीक है। ये वैदिक साहित्य क्या है? तो वैदिक में आपको मिलेंगे वेद। क्या मिलेगा? वेद। और वेद कितने हैं? कौन कौन? ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, यजुर्वेद। क्लियर है? तो पहले मिलेंगे कितने वेद? तो यहाँ पे मिलेगा वेद, वेद। और वेद के बाद मिलेगा क्या? ऋग्वेद। अरे बैठे, ऋग्वेद के बाद क्या? हाँ, क्रम वही होना चाहिए वैसे, नहीं हाँ सामवेद, ठीक है। सामवेद, फिर मिलेगा यजुर्वेद, यजुर्वेद, फिर मिलेगा अथर्ववेद। ये आ रहा है ना वैसे तो? ठीक। आगे क्या करेंगे अब? वेदों के भाग बताना होगा मुझे। चलो देखते हैं। चल, तो वेदों के भाग कहाँ बताएं हम? अच्छा ये बताओ, पहले वीडियो आ रहा है इसमें? अभी यहाँ तक जाएगा? अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से स्किप करके आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी ठीक है, तो हम लोग यहाँ वेदों के भाग, यहाँ क्या पढ़ेंगे? नहीं आ रहा है इसमें? यहाँ पे आ रहा है वेदों के भाग। नहीं कहाँ करें हम, ठीक है जाने दो है। वेदों के भाग, एक मिनट रुक जाओ। वेदों के भाग, आवाज नहीं आ जाइए ना। सर इनको भी देख लीजिएगा, आई है थोड़ा सा, क्योंकि कॉलेज जाना है आज शायद। अगर वहां से रिटर्न भी होना है, आके पढ़ना है तो आ जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो वेदों के भाग में पढ़ेंगे। तो वेदों के चार भाग हैं। कितने भाग हैं? चार। आप वेदों के भाग तो चार हैं। पहले पे है संहिता, क्या है? संहिता है। दूसरा है ब्राह्मण, ब्राह्मण। और तीसरे हैं आरण्यक, और चौथा है उपनिषद। ये वेद के चार भाग हैं, संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। क्लियर है? वैदिक साहित्य के कुल 16 पुस्तकें हैं। आप अगर ऐसे लिखना चाहें तो इसकी कुल 16 पुस्तकें वैदिक साहित्य के, ऐसे लिख ले यहाँ पे ऐसे करके। क्या हुआ?
ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, अब हम लोग बात करेंगे वैदिकोत्तर साहित्य में, वैदिकोत्तर साहित्य में। और आवाज नहीं करेंगे, समझने का ज्यादा प्रयास करेंगे। एक बार अगर हम स्पीड ले लेंगे लिखाने वाला ना, तो फिर लिखाते रहेंगे। आप पहले भी समझने का मैटर है, तो आप समझते रहिए। तो वैदिक साहित्य में वेद कितने? 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। वेद के कितने भाग? 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कुल इस पे वैदिक साहित्य पे 16 पुस्तकें लिखी गई हैं। कुल पुस्तकों की संख्या 16 है। क्लियर है? हाँ। अब अगर हम वैदिकोत्तर साहित्य में बात करेंगे, तो वेद से वेद है ना, वैसे वेदांग है। क्या है? वेदांग। वेदांग है ना, वेदों के अंक, वेदांग। आप लिखना चाहें तो लिखें, वेदों के अंक। और वेदों के अंग कौन है वो देखिए आप। तो पहले, हाँ 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 हाँ, क्या ये वेदों के भाग हैं, ये वैदिक साहित्य है, ये वेद है। 4 वेद हैं, वेदों के 4 भाग हैं। ठीक है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और कुल टोटल पुस्तकों की संख्या है 16। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वैदिकोत्तर साहित्य में। तो ये वेदांग है, जैसे वेद होता है वैसे वेदांग होता है। तो वेदांग में वेदों के अंग हैं। तो पहला अंग है कौन सा? पहला अंग है स्मृति, दूसरा है पुराण, तीसरा है महाकाव्य और चौथा है उपवेद। स्मृति में जैसे कि है मनु स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, है ना, याज्ञवल्क्य स्मृति। पुराण में कौन है? वायु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण। कुल कितने पुराण? 18 पुराण। ठीक है। महाकाव्य में 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत। क्लियर है। उपवेद में कौन कौन? गंधर्व वेद और आयुर्वेद। लिखें, पहले तो लिखें स्मृति। पहला क्या होगा? स्मृति। और स्मृति में कौन कौन होंगे बताइए? मनु स्मृति आ रहा है क्या? नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, और याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है। ये स्मृतियां हैं आपकी। कहते नहीं पहले मनुस्मृति से देश को चलाया जा रहा था। दूसरा है पुराण। दूसरा क्या है? पुराण। तो कौन है? कितने पुराण? पुराण में कुल 18 पुराण है। सारे के नाम लिखने जरूरी, 1-2 लिखवा दें बस, है ना। वायु गरुड़, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, और भागवत
आप ऐसे लिख ले कुल 18 पुराण। इसके बाद महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य में कौन कौन? रामायण और महाभारत। एक है उपवेद। उपवेद, उपवेद में लिख लीजिए गंधर्व वेद और आयुर्वेद। देखिए आयुर्वेद के सामने ही लिखिएगा, आयुर्वेद से ही लिखिएगा, इसी में लिखिए सूत्र साहित्य, या रहने दो मैं देखता हूं। इसी से कहाँ लिखेंगे? तो आयुर्वेद से निकला है सूत्र साहित्य, और सूत्र साहित्य का मतलब है कल्प सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र और शुल्ब सूत्र, और यहीं से ज्यामिति की शुरुआत हुई है, ज्योमेट्री की। फिलहाल अब हम लोग बात करेंगे जैन साहित्य। ठीक है, ये हो गया हमारा ना, तो मैं कलम बढ़ा लूं अब आगे को, है ना। जाएगा वीडियो में, ठीक है। जैन साहित्य, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ब्राह्मण साहित्य, अब बात करेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य में आप लिखें दो है, आगम साहित्य और आगमेतर साहित्य। फिलहाल इसको लिख लीजिए, जैन साहित्य में दो है, नंबर 1, या पॉइंट करके लिख लो जैसे भी आपको लिखना चाहे, आगम साहित्य। नंबर 2 आप यहीं से एक लिख लीजिए, यहीं से निकला है सूत्र साहित्य, यहीं से लिख लो ऐसे लंबा करके ऐसे। ठीक है, लिखिए कल्पसूत्र, धर्मसूत्र नंबर 1, कल्पसूत्र नंबर 2, धर्मसूत्र नंबर 3, ग्रह सूत्र, और नंबर 4 शुल्ब सूत्र। और यहीं से लिखिए ज्यामिति की शुरुआत।
ठीक है, यहीं से ज्यामिति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो बस यही है हमारा। इसके बाद हमारा है इसी धार्मिक साहित्य से निकलता हुआ बौद्ध साहित्य। क्या हुआ? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में आपको दो साहित्य हैं, त्रिपिटक साहित्य और सिंघली साहित्य। सिंघली साहित्य ये श्रीलंका में पाया जाता है। ठीक है, पाया गया था, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा श्रीलंका। वीडियो देखते रहिएगा, अगर कटिंग हो तो घुमाइएगा फट से, वही नहीं। त्रिपिटक साहित्य, क्योंकि अब बोर्ड पूरे में जाएगा। ठीक है, आप चेयर ले लीजिए, यहीं बैठ जाइए। तो त्रिपिटक साहित्य में है आपका सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, जो त्रिपिटक साहित्य है उसमें कितने हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये साहित्य उसमें है। और इसमें सिंघली साहित्य में दो हैं, दीपवंश और महावंश। तो आप इसको लिख लीजिए। पहले तो सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सिंघली साहित्य में होगा दीपवंश और महावंश। आदि। क्लियर है? ये है आपका बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में हम लोग दो साहित्य को पढ़ेंगे, त्रिपिटक साहित्य और सिंघली साहित्य। त्रिपिटक में सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सिंघली साहित्य में दीपवंश, महावंश, ये हम लोग बात करेंगे।
तो जो वो मैं 16 पुस्तकों के बारे में आपसे बता रहा था यहाँ पर, जो वैदिक के साहित्य के हैं, अगर उसका आप बनाना चाहें तो मैं उसको भी बना देता हूँ। वेद हैं यानी भाग हैं, वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद और सामवेद, ठीक है ना? ऋग्वेद नहीं ऋग्वेद, बस ऐसे लिखो ऋग्वेद, ठीक है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है? संहिता में है आपका, संहिता है, ब्राह्मण है, कहाँ है? संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है, ठीक है? तो इसका एक डायग्राम बना देते हैं मदर से, ठीक है? ये भी छूटे ना, वैदिक साहित्य के अंतर्गत है, तो आप इसको कैसे बनाऊं मैं वही बना देता हूँ, जगह वहां पे है, ठीक है? तो हो जाएगा, ठीक है, वेद या भाग, और ठीक है, चलिए देखते हैं, इधर देखते हैं। सबसे पहले ये जो 16 पुस्तकें हैं, इनमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। तो मेरा डायग्राम कैसे बनेगा? वीडियो देखना, आप क्या कर रहे हो? मैं इसको बनाऊंगा यहाँ पे वेदों के भाग, एक मिनट, वेद या भाग, ठीक है? वेद या भाग, एक कलम होगा ऐसे, जाने दीजिए ना, वीडियो घुमाइए था क्या? एक मिनट रुक जाइए, क्या दिक्कत है? हाँ, आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, एक मिनट आ जाएगा, परेशान। ये हो जाएगा आपका वेद या भाग, ठीक है? वेद कौन कौन है आपको पता है? तो पहला है क्या? ऋग्वेद, तो मैं ऋग्वेद का कॉलम बना देता हूँ। दूसरा है क्या? सामवेद, तो मैं सामवेद का कॉलम बना देता हूँ। चौथा है क्या? है यजुर्वेद, तो मैं यजुर्वेद का बना देता हूँ। अथर्ववेद, बन गया। फिर है इसमें संहिता है, भाग क्या है? संहिता है। फिर क्या है? ब्राह्मण है। फिर क्या है? आरण्यक है, यही है ना? फिर क्या है? उपनिषद है। अभी तक आ रहा है? इसके आगे जाना भी नहीं है।
क्लियर? ये 16 पुस्तकें हैं, मैं उन्हीं 16 पुस्तकों के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कितनी पुस्तकें ऋग्वेद की हैं, कितनी सामवेद की हैं, कितनी उसमें है, और संहिता कितनी है, तो याद रखिएगा, एक ऋग्वेद की 1 संहिता है, सामवेद की 2 संहिता है, यजुर्वेद की 3 है, अथर्ववेद की 4 संहिता है, ब्राह्मण में 5 है, 6 है। ये कुछ इस तरह से आप बना लीजिएगा, तो टोटल 16 पुस्तकों के नाम आपको पता चल जाए। क्या 16 पुस्तकें आ रही? बस यही है। ठीक है, टोटल यजुर्वेद में उपनिषद 16 है, याद रखिएगा, और यजुर्वेद में 15 है, सामवेद में 14 है, ऋग्वेद में 13 है, आरण्यक 9 है, सामवेद में 10 है, यजुर्वेद में 11 है, अथर्ववेद में 12 है। तो इस तरह से आप बना लीजिए, ये वैदिक साहित्य का है, आप इसको भी बना के रख लें। बाकी चीजें बाद में डिस्कस करें, ये सब पहले करा देंगे। ठीक है, पढ़ाई के दौरान तो मोबाइल टच नहीं करेंगे आप लोग को। क्या यही है, कुछ और है? क्या हुआ है बताओ? अरे तो कर लो, पाई मात्रा का क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पाई मात्रा सिखाने नहीं आए हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं, चल लो। अब सही है? और कहाँ गलतियां हैं अथर्ववेद में? वपेरा रहेगा, कोई बात नहीं, चल सही करा लो। अथर्ववेद है। धार्मिक साहित्य का काम खत्म हो गया है, एक बार फिर से ध्यान से देख लें। धार्मिक साहित्यिक सूत्र में हम जब जाएंगे तो भारतीय साहित्य पढ़ना है और विदेशी साहित्य पढ़ना है। पहले भारतीय साहित्य पढ़ना है। भारतीय साहित्य में पहले हमको कैसा साहित्य पढ़ना है? धार्मिक साहित्य पढ़ना है या गैर धार्मिक साहित्य पढ़ना है या लौकिक साहित्य, उसी को कहते हैं। तो पहले हमें धार्मिक साहित्य पढ़ना है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य पढ़ना है, ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य पढ़ना है और वैदिकोत्तर साहित्य पढ़ना है। वैदिक साहित्य में वेद है, क्या है? वेद है और वेदांग है, या वेद में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, ठीक है ना। तो वेदों के भाग हैं, संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, कुल टोटल 16 पुस्तकें हैं, वो हमने दिखा दिया। ठीक है, वैदिकोत्तर साहित्य में आएंगे तो वेदांग, वेदों के अंग में पहला क्या होगा? स्मृति में नारद स्मृति, मनु स्मृति, काव्यायन स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, क्लियर है। पुराण में वायु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, बहुत सारे पुराण है, 18 पुराण है, ठीक है ना। महाकाव्य में 2 हैं, रामायण और महाभारत। उसके बाद उपवेद में कौन कौन है? गंधर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। यही से सूत्र साहित्य निकलता है, सूत्र साहित्य, कल्प सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुभ सूत्र, ठीक है। और यहीं से ज्यामिति की शुरुआत होती है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री वो क्या है? हाँ वही, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में 2 हैं, आगम साहित्य और आगमेतर साहित्य, क्लियर है। 2 साहित्य हैं इसमें। और बौद्ध साहित्य में आएंगे तो बौद्ध साहित्य में 2 साहित्य हैं, त्रिपिटक साहित्य और सिंहली पिटक, या त्रिपिटक साहित्य और सिंहली साहित्य। तो त्रिपिटक में सूत्र पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, ठीक है ना। और सिंहली साहित्य में दीपवंश, महावंश आदि ये वंश हैं। और ये श्रीलंका में अभी जो फिलहाल वर्तमान का श्रीलंका सिंह साहित्य में वहीं पे बताया जाता है। तो ये सब हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे गैर धार्मिक साहित्य क्या है या लौकिक साहित्य के बारे में जानकारी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो लौकिक साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य में हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र पे और कामसूत्र पे, ठीक है ना, और राज तरंगिणी पे, ठीक है। किस पे बात करेंगे? अर्थशास्त्र पे करेंगे। अर्थशास्त्र का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि अष्टाध्यायी है, महाभारत है, ठीक है ना, और नहीं महाभारत नहीं, महाभाष्य है और मुद्रा राक्षस है, मृच्छकटिकम है। जो अर्थशास्त्र पे जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? अष्टाध्यायी है,
महाभाष्य है, मृच्छकटिकम है, ठीक है ना, और मुद्रा राक्षस है, ठीक है। राजतरंगिणी जो अशोक के कल्हड़ की राजतरंगिणी थी, हम लोग राजतरंगी पे बात करेंगे, तो उस पे बात करेंगे क्या, चार स्तंभ हैं, ठीक है, ऋतुसंहार, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है ना। तो ये सभी हम लोग बात करेंगे गैर धार्मिक साहित्य में। रेडी है कि खत्म करें? ठीक है, तो छोड़ देते हैं यहीं पे, ठीक है ना।